हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही थी, जिसका एक पार्ट मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें आपको मैंने पहले लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। आज स्टूडेंट में जो सेकंड लेसन है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार करते हो तो आपको बोर्ड परीक्षाओं में इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टेंशन मत लेना। ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीरीज को स्टूडेंट लास्ट तक देखना, क्योंकि हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। क्योंकि स्टूडेंट हम चाहते हैं कि आपके सिलेबस के साथ साथ आपकी स्मार्ट तरीके से भी तैयारी हो। इसको कहते हैं स्मार्ट तरीका, क्योंकि आपको चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अगर 90 प्लस चाहिए तो आपको हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों तरीके से करना पड़ेगा, जो कि हम आपको करा रहे हैं। आपका चैप्टर वाइज सिलेबस भी चल रहा है स्टूडेंट, उसके साथ साथ हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट आपको 90 प्लस दिलवाना है। चाहे उसके लिए स्टूडेंट हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, हम करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट को इस लेसन के आज मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। लेसन कौन सा हमारा? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, यही पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, इसकी विमा भी बताइए। तो देखो, मैं डेफिनेशन आपको जो इसका सूत्र है उसी से बनाना सिखाऊंगा। वैद्युत विभव, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट देखो, समझो, इसका सूत्र होता है, आप सभी को पढ़ा चुका हूं मैं, V बराबर W/Q0। क्या होता है? V बराबर W/Q0। आप इसी से पूरी की पूरी परिभाषा बना सकते हो। कैसे? मैं यहां पर ये कोई बिंदु मानता हूं और हमारा परीक्षण आवेश प्लस Q0 अनंत पर रखा हुआ है। ये कहां है? अनंत है। जब इसे हम यहां से यहां तक लेकर आएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, ये क्या है हमारा? वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। रटना पड़ेगा क्या? नहीं रटना यार, कैसे बनाओगे? प्लस Q0 परीक्षण आवेश है, ये अनंत पर रखा हुआ है। जब इसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो जितना कार्य करना पड़ेगा उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। यही आपको लिखना है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उससे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। और इसे हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। वैन वाली V जो होती है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। मात्रक भी आपको रटना नहीं है, रटना तो आपको कुछ भी नहीं है, बस समझना है। आप देखो, ये क्या है? W है, कार्य है। कार्य का मात्रक आप सभी जानते हो, जूल होता है। और Q0 हमारा क्या है? परीक्षण आवेश, मतलब एक प्रकार का आवेश ही होता है। और इसका मात्रक आप सभी जानते हो, कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम भी इसका मात्रक होता है। किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और जूल प्रति कूलाम को स्टूडेंट वोल्ट भी कहा जाता है। इसके दोनों मात्रक आप सभी को याद रखने हैं। जूल प्रति कूलाम भी होता है और वोल्ट भी होता है। बट उसने हमसे विमा पूछी है, मात्रक नहीं पूछा है। विमा भी आप बना सकते हो, विमा के लिए भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर हमें V की विमा चाहिए तो हमें W की विमा पता होना चाहिए और Q0 की विमा। मैं यहाँ पर निकालना सिखा रहा हूँ आप सभी को। अगर आपको जनरली याद है तो आप वो लिख के आ सकते हो, बट आपको निकालना है, निकालना सीखना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। कार्य की विमा क्या होती है? mL/2 T⁻²। और आवेश की मात्रक विमा क्या होती है? AT। जब आप AT को ऊपर लेके जाओगे तो mL/2 T⁻1T ऊपर जाएगा -3 और A⁻−1। ये हमारी विमा हो जाएगी किसकी? वैद्युत विभव की। तो अगर डेफिनेशन पूछी जाती तो बता सकते हो कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। मात्रक पूछेगा तो आप जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट बता ही दोगे। विमा पूछेगा तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हो, और वैसे मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। क्लियर है ना पहला क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और आज शाम को 4 बजे भी आपको फिजिक्स की वीडियो मिल सकती है। ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाएंगे, पहले जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा चल रहा है उसी के 2-3 लेक्चर्स रहेंगे, उसको खत्म करके फिर आपको ऑप्टिक्स पर फोकस भी किया जाएगा। ठीक है, तो पहले हमारा जो चौथा लेसन है उसको खत्म होने दो,
उसके बाद ऑप्टिक्स के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो सिलेबस की टेंशन तो मत लो यार, सिलेबस के बारे में जो बच्चे सोच रहे हैं सिलेबस होगा नहीं होगा, देखो नवंबर लास्ट तक सिलेबस अगर खत्म ना हो तो आप हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। कितनी बार हम आप सभी को बोल चुके हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा और उसका आंकिक मान हमको बताना है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंग्लिश में भी लिख लो आप सभी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। बात आती है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसमें बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभवांतर देने पर अर्जित होती है या प्राप्त होती है या ग्रहण करता है, अर्जित होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह वैद्युत ऊर्जा है या वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर हमने उसको 1 वोल्ट का विभवांतर दे दिया, तो 1 वोल्ट का जब हम इसको विभवांतर देंगे तो वो क्या करेगा, गति करने लगेगा, अर्थात वो त्वरित स्थिति में आ जाता है, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभवांतर देने पर इलेक्ट्रॉन अर्जित करता है या प्राप्त करता है या त्वरित हो जाता है। तो जैसे चाहते हो वैसे डेफिनेशन बना सकते हो, इसमें आपको रटना नहीं है। अब मैं आपसे कहूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आप सभी लिख सकते हो E इंटू डेल्टा वी। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, डेल्टा वी क्या है यहाँ पर विभवांतर। तो अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप सभी जानते हो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰। हमने उसको कितने विभवांतर से त्वरित किया था, 1 वोल्ट से, तो यहाँ पर लिख दोगे 1, तो कितना निकल के आएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻�19 कूलाम इंटू वोल्ट। कूलाम इंटू वोल्ट। कूलाम मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसका मात्रक होता है। वोल्ट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। और कूलाम इंटू वोल्ट को आप सभी को शायद थोड़ा बहुत पता हो, इसको बोला जाता है जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आप सभी लिख सकते हो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ निकल के आता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होते हैं। आप सभी को ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित करते हैं और त्वरित करने पर वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को प्राप्त करता है, उसको कहा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेफिनेशन जैसे जाओ वैसे बना सकते हो। मैंने यहाँ पर टर्म बता दिया कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने 1 वोल्ट का विभवांतर दे दिया तो वो त्वरित होने लगेगा, गति करने लगेगा। तो त्वरित होने पर उसके पास एनर्जी आ चुकी है, तभी तो वो त्वरित हो रहा है, गति प्राप्त कर रहा है। और यहाँ पर थोड़े थोड़े टर्म्स जान सकते हो। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 किलो का मतलब आप सभी जानते हो 10⁻³ होता है। तो कितना आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻16 जूल। और अगर मिलियन आ जाए तो 1 MeV बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 मिलियन का मतलब होता है 10⁻6। तो यहाँ पर आप 6 पावर कम कर दो, तो 1.6 गुणा 10⁻13 जूल। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखनी है। तो यहाँ तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बता दी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं आपको ये भी याद रखना है। और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आज का वो समाप्त हो चुका है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, टेंशन मत लेना आप सभी। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। अगर मैंने कोई गोलीय पृष्ठ ले लिया और मैंने इसको कोई आवेश दिया तो आवेश जो है इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ होगा। और समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो त्रिज्य होती हैं, अर्थात ऐसा लगता है कि हमें केंद्र से
आ रही हैं। तो हमें अब इसको देखकर क्या लग रहा है कि हमने अगर इसको प्लस क्यू आवेश दिया है तो ये तो इसके पृष्ठ पर फैल गया, तो जो वैद्युत बल रेखाएं वो त्रिज्य होंगी अर्थात केंद्र से आती हुई प्रतीत होंगी। तो देखो आपको क्या लग रहा है कि ये सारी वैद्युत बल रेखाएं केंद्र से बाहर क्यों निकल रही हैं। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन में लिख सकते हो, माध्यम में ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव, प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, कॉमा समविभव पृष्ठ कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। छोटा सा टॉपिक है, पूछा जाता है। और आगे एक लाइन और लिख सकते हो, समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्य होती हैं अर्थात केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं। और उसके बारे में आप ये डायग्राम बना दोगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो बस इतना सा लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लेना, समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्य होती हैं अर्थात ऐसा लगता है कि हमें केंद्र से आ रही हूं। तो ये तीसरा जो क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ वाला, ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो 3 क्वेश्चन अब तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। चौथा क्वेश्चन आप सभी पढ़ो, क्या कह रहा है उसमें। वो कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र लिखने हैं। तो देखो स्टूडेंट, अच्छा सवाल है। चौथा, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। तो देखो मैं अक्षीय निरक्षीय स्थिति आप सभी को पढ़ा चुका हूँ, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो मैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक लिखूंगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि आप सभी को दोनों चीज़ों के बारे में ही पता होना चाहिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ लिख देता हूँ मैं वैद्युत विभव। तो देखो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और अक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3। ठीक है, तो यहाँ पर P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और R क्या है, जो हमने द्विध्रुव ले रखा है उसके केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। अगर मैं वैद्युत विभव की बात करूं अक्षीय स्थिति में, तो ये होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r²। दैट्स अ डिफरेंस, दोनों में अंतर करके देखना। यहाँ पर क्या है 2p अपॉन r3, यहाँ पर हमारा क्या है p अपॉन r²। ये दोनों में अंतर हो जाएगा। अगर मैं निरक्षीय स्थिति की बात करूं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r3। बट अगर मैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की बात करूँ तो ये होता है v बराबर 0। तो आपको दोनों ही टर्म्स याद रख लेने हैं स्टूडेंट। आपको अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और वैद्युत विभव का व्यंजक, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो इस तरीके से आज का हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, 5वां। क्लियर है ना, जो मैं चीज समझा रहा हूँ सब कुछ समझ में आ रहा है ना। दिक्कत हो कमेंट कर देना, बट वीडियो को डिसलाइक मत करना बस। 5वां क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं इसको इंग्लिश में, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वो छोटी सी डेफिनेशन है, वैसे कुछ भी नहीं इसमें। तो स्टूडेंट देखो वैद्युत क्षेत्र में, मैं यहां लिख दे रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ये छोटी सी डेफिनेशन हो जाएगी, बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध क्या। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लिखोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर माइनस विभव प्रवणता, माइनस विभव प्रवणता, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x भी लिख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध बताइए। तो आपको क्या बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, या E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। डेफिनेशन तो हमारी छोटी सी है कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ जो विभव में परिवर्तन होगा उसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक।
पांचवा क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनमें आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पर दो चीज़ें मैंने क्लियर करा दी, एक तो विभव प्रवणता की परिभाषा आपको बता दी, दूसरा मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है स्टूडेंट, वो भी आपको बता दिया। तो आपको ये डेफिनेशन भी तैयार करनी है और ये रिलेशन भी तैयार करना है, जिससे आपको आगे जाके कोई परेशानी ना हो। अब बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षाओं 2021 में, इसकी तैयारी सही तरह कर लेना। छठा क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, और इसका मात्रक भी पूछा है आपसे। संधारित्र की धारिता, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख लेना, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, संधारित्र ऐसे दो चालकों का युग्म है जिन पर बराबर तथा विपरीत आवेश हों और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, इसको कहते हैं हम लोग कैपेसिटर। संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिससे किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए हम ज्यादा से ज्यादा आवेश को संचित कर सकते हैं, इसको भी हम कैपेसिटर की कहते हैं। तो कैपेसिटर की अगर मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो वो ये है कि संधारित्र ऐसे दो चालकों का युग्म है, जोड़ा है, जिन पर बराबर तथा विपरीत आवेश हों। जैसे मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर दो धातु की प्लेटें ले ली, ठीक है, और मैंने इसको प्लेट को दे दिया प्लस क्यू आवेश, तो पीरियड के कार्य इसकी अंदर वाली सतह पर होगा प्लस आवेश, लेकिन जो इसको मैंने जोड़ दिया अर्थ से और इसकी इस प्लेट पर होगा नेगेटिव। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन, और डिस्टेंस आपको ज़्यादा नहीं रखना है, कम से कम डिस्टेंस रखना, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि दोनों प्लेटें आपस में चिपक जाएं। वो कम से कम दूरी होनी चाहिए कि प्लेटें आपस में चिपकनी नहीं चाहिए। तो संधारित्र ऐसे दो चालकों का युग्म है जिन पर बराबर तथा विपरीत, इस पर देखो प्लस है, दूसरा इस पर माइनस है, जिन पर बराबर तथा विपरीत आवेश हों और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। वो कम से कम दूरी की दोनों प्लेटें आपस में चिपकनी नहीं चाहिए। क्लियर सभी को। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, संधारित्र की धारिता की। तो यहाँ पर लिखोगे संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब देखो, मैं यहां पर एक बात, छोटी सी बात आप सभी से कहना चाहूंगा। हमारे पास एक कैपेसिटर है, अब हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू, पृथ्वी का मतलब माइनस, प्लस पृथ्वी माइनस चार्ज होता है। तो संधारित्र के किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश मतलब क्यू, सी बराबर क्यू अपॉन, अब दोनों प्लेटों, जब आवेश देंगे तो दोनों प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। अब मैं मान के चल रहा हूं कि विभवांतर इन प्लेटों के बीच कितना उत्पन्न हो रहा है, वी। तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा। तो आप इसी से पूरी डेफिनेशन बना सकते हो कि संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश, क्यू क्या है, संधारित्र की दो प्लेटें थी, दोनों में से हमने इसको मान लिया कि इसको क्यू आवेश दिया है। तो किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, वी, तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर का जो अनुपात है उसी को हम लोग संधारित्र की धारिता कहते हैं। मात्रक की बात करें तो आप आसानी से इसका मात्रक बना सकते हो। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और कूलम पर वोल्ट को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, फैराड। क्या कहते हैं, फैराड। आप सभी को इतना याद रखना है। तो इस तरीके से हमारा जो छठा क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन पढ़ो। पहले क्या कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखना आपको। केवल जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है ना, मैंने आपको डेरिवेशन कराया था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, तो उसका केवल सूत्र लिखना है और आपको वहां पर सारी चीजें बतानी है। सातवां क्वेश्चन में आंसर बता रहा हूं आप सभी को। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो आपको सूत्र याद ही होगा यार, आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन डी। आप सभी को देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर उसने बोला भी है, बट अगर ना बोले ना, बोला है ना प्रयुक्त संकेतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जब भी बोर्ड परीक्षाओं में कोई भी रिलेशन पूछा जाता है तो आपको वहां पर सारी चीजें बतानी है। जहां कैसे लिखोगे, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता, इसकी वैल्यू भी आप सभी याद रख लोगे।
8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता। के क्या है? परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। ए क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल। और डी क्या है स्टूडेंट? प्लेटों के बीच की दूरी। डी क्या है? स्मॉल, प्लेटों के बीच की दूरी। तो अगर आपसे 1 नंबर का सवाल है और आपने अगर इतना लिख दिया और ये चीजें नहीं लिखी तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। इस चीज को याद रखना। अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो स्टूडेंट आपको पूरा लिखना पड़ेगा जैसे मैंने लिखा है। तो इस तरीके से आपका 7वां सवाल भी हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो सवाल है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है, पूछा भी गया कई बार, इसको मिटा देता हूं। अगर कोई संधारित्र है, उसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता पर क्या असर पड़ेगा, ये हमको बताना है। देखो स्टूडेंट, अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है, क्या भरी हुई है? वायु। तो मैं उसको मान लेता हूं सी से। अगर वायु है तो सी बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्योंकि वायु थोड़ा निर्वात के लिए के का मान कितना हो जाएगा? 1। पहली कंडीशन तो आप ये बना दोगे। अगर परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है तो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसको मैं सी डैश मानूंगा। एप्सिलॉन नॉट के से मल्टीपल और कर दोगे, यहां पर परावैद्युतांक आपका और आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो बस। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से, तो C अपॉन सी डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बटे एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। डी से डी कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल। अब देखो पहले का चौथे से होता है, दूसरे का तीसरे, तो आप सभी जानते हो। तो मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूँ? C अपॉन सी डैश बराबर 1 अपॉन के। ये तो लिखा जाएगा, ये तो लिखा जाएगा। तो मुझे निकालना क्या? सी डैश। तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा? के सी। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? जानते हो कि अगर हमने प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया तो संधारित्र की जो धारिता है, देखो C गुणा के हो रहा है तो K गुना बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? K गुना बढ़ जाएगी। मतलब जितना परावैद्युतांक होगा उतने गुना बढ़ जाएगी। अगर K का मान 10 है तो 10 गुना बढ़ जाएगी। कब? जब हमने संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा तो संधारित्र की जो धारिता है वो बढ़ जाएगी। वो डिपेंड करेगा K के मान पर। K का मान जितना ज्यादा होगा संधारित्र की धारिता भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। यहां से निष्कर्ष आप सभी का निकल के आता है। उम्मीद करता हूं 8वां क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने किया वैसे करना है। सी डैश बराबर के सी की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता परावैद्युत पदार्थ भर देने के बाद K गुना बढ़ जाएगी। K क्या यहाँ पर? परावैद्युतांक है। क्लियर सभी को? तो 8वां क्वेश्चन भी क्लियर। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी से आप क्या समझते हैं? अच्छा है, कभी कभी पूछ लेता है इसको भी, ऊर्जा घनत्व को। तो आपको पूरी तैयारी करनी है, 90 प्लस चाहिए तो यार पूरा तो तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। आंसर नंबर 9, ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। तो लिखोगे संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अगर कोई कैपेसिटर है, कोई संधारित्र है, उसके एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा संचित होगी, जितनी ऊर्जा कलेक्ट होगी, कंजर्व होगी, उसी को हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। इसका सूत्र भी आप सभी को याद रखना है। ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, आप सभी को ये वाला सूत्र भी याद रखना है। ये ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र होता है। ये डेरिवेशन मैंने आपको कराया है, अगर आपने ना देखा हो तो देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से 9वां क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। सभी को क्लियर है सारे क्वेश्चंस? कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा दूंगा। डिसलाइक करने से कुछ नहीं होने वाला है। डिसलाइक करो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मैं देखो मेरा गला खराब होते हुए मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट आप सभी का नुकसान हो। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन क्लियर है। अब बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। परावैद्युत सामर्थ्य, देखो स्टूडेंट आंसर नंबर 10 डाल लो।
परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर से आप क्या समझते हैं? तो इसमें बहुत ही ज्यादा इजी डेफिनेशन है, आपको इसमें रटना कुछ भी नहीं है। क्या है डेफिनेशन, ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। इंग्लिश में लिख लो डाई इलेक्ट्रिक पावर, डाई इलेक्ट्रिक पावर। तो यहां लिखोगे स्टूडेंट, देखो किसी परावैद्युत पदार्थ की बात करें, हम किसकी बात करें, किसी परावैद्युत पदार्थ की। तो यहां लिखोगे किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के, बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, सहन कर सकता है, कमा उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो देखो डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अगर कोई परावैद्युत पदार्थ है, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ, कोई पदार्थ है अगर उसमें इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, वैद्युत भंजन नहीं हो रहा है, जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन, मतलब वैद्युत भंजन होने से पहले वैद्युत भंजन का विरोध करेगा। अब कोई कैपेसिटर है, उसके अंदर हमने कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया, अब हमने संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनको आवेश देते गए, तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि जो कैपेसिटर है वो चिंगारी देकर निरावेशित हो जाएगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, हम कोई आवेश दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ, उसकी भी एक लिमिट है, उस पदार्थ की भी एक लिमिट है, जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, क्या कहलाती है स्टूडेंट, उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। इतना क्लियर है। अब देखो सेकंड डेफिनेशन डालो, भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर इंग्लिश में क्या लिखोगे इसको, देखो ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लिखोगे, ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। देखो दोनों चीजें एक ही से रिलेटेड है स्टूडेंट, भंजक विभवांतर और परावैद्युत सामर्थ्य। आपको देखो रटना कहीं भी नहीं है, आप एक बार अगर इस डेफिनेशन को सही तरह पढ़ लोगे तो वो भी आपको ये डेफिनेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो यहां लिखोगे किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम, देखो कि कोई संधारित्र है उसकी प्लेटों की बात कर रहे हैं, तो किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, वह अधिकतम विभवांतर, अब तो कोई संधारित्र है उसकी प्लेटों के बीच वह ज्यादा से ज्यादा विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, वैद्युत भंजन होने लगता है। तो यहां लिख लेना एक लाइन, भंजक विभवांतर कहलाता है। तो क्या है स्टूडेंट, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, क्या कहलाता है वो, भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर, राइटिंग अगर टेढ़ी मेढ़ी हो रही तो लिख लेना, ठीक है, भंजक विभवांतर कहलाता है। तो यहां पर थोड़ा सा मैं समझा दूं, कोई संधारित्र है उसकी प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, जब आप आवेश दोगे, आवेश का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे, अब ये प्लेटें हैं, इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ
रखा हुआ है। अब इस परावैद्युत पदार्थ में इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब जानते हो क्या है? वैद्युत बंधन होने लगता है। कब होने लगता है? जब उसे आप आवेश देते गए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा। तो उस जो परावैद्युत पदार्थ रखा उसकी भी तो कोई सीमा होगी ना। तो वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने लगता है उसको कहते हैं हम लोग ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब भंजक विभवांतर कहते हैं। तो स्टूडेंट ये हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना होगा। स्टूडेंट्स थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।